गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी शॉर्ट में आईई। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, आईपीपी इसको बोलते हैं। विभव की जगह एंथैल्पी ज्यादा ठीक रहेगा। एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? देखो, ये आयनन एंथैल्पी, जब किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, बाहर निकालें, तो उस इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक, उसको बोलेंगे हम आयनन विभव या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बच्चों, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो रिक्वायर्ड एनर्जी को हम उसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट है, ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। अतः इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, केमिस्ट्री में जब भी किसी चीज को तोड़ना होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, समझ गए। और जब किसी कोई अटैच होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये बात आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो बच्चों, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है तो हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उस एनर्जी का नाम है आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बच्चों वो होगी Ie फर्स्ट, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम वो होगी Ie सेकेंड, और तीसरा निकाल रहे हैं तो वो होगी Ie3, और फोर्थ निकाल रहे हैं तो बच्चों वो होगी Ie4। समझ गए? अब देखो बच्चों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा, वो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, साइज स्मॉल होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना इंक्रीज होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो बेटा Ie की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, समझ गए। तो Ie पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप प्रोटॉन तो वो क्यों है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे बच्चों ये कोई भी एटम है, सोडियम का एटम है, सपोज करो ये सोडियम का एटम है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है? प्रोटॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10, और प्रोटॉन वो क्यों 11 है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन अब प्रोटॉन तो 11 के 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया ना। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, फिर एक और निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यही कारण है कि बच्चों Ie फर्स्ट और Ie सेकंड में Ie सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होगी और Ie थर्ड की वैल्यू और भी ज़्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते चले जाएंगे, साइज स्मॉल होता चला जाएगा और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। ये थी बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं कि कॉलम में और पीरियड में इसका क्या इफेक्ट होता है। देखो बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कई जो फैक्टर हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है साइज। देखो बच्चों, साइज जितना स्मॉल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही हाई होगी। साइज जितना आप स्मॉल करते चले जाएंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, समझ गए। हाइड्रोजन, अपन कॉलम में अप एंड डाउन देखें, हाइड्रोजन और लिथियम, इनमें हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से हाई होगी,
ठीक है, समझ में आ गया। पीरियोडिक टेबल में अप एंड डाउन जाते हैं तो बच्चों साइज लार्ज होता है क्वांटम नंबर बढ़ने से, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से साइज इंक्रीज होता चला जाता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि बच्चों IE साइज जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, IE की वैल्यू कम होगी, साइज स्मॉल होगा तो IE की वैल्यू बढ़ेगी। यही रीजन है कि कॉलम में अप एंड डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, अप एंड डाउन डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट साइज स्मॉल हो रहा है, ठीक है, तो साइज स्मॉल होने से क्या होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। ये समझ में आ गया। कॉलम में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्योंकि बच्चों वहां पे साइज स्मॉल हो रहा है। दूसरी चीज देखो, हमें ये पता है कि सेकंड में चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे p ऑर्बिटल्स है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फुली फिल्डेड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्डेड, ठीक है। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूर्णतः फुली फिल्डेड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखो बच्चों p6 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, फिर हाफ फिल्डेड भी ज्यादा स्टेबल है, फुली फिल्डेड और हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P4 इक्वल टू P5, ठीक है, ये पार्शली फिल्डेड है। तो बच्चों फुली फिल्डेड और पार्शली फिल्डेड में ये डिफरेंस है। फुली फिल्डेड और हाफ फिल्डेड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी ज़्यादा एनर्जी? क्योंकि ये फुली फिल्डेड है, स्टेबल है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना पॉसिबल नहीं है। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर हो गया। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जितना इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZEF, IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZEF। ZEF क्या है बच्चों? मैंने कल बताया था, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इसके बाद में IE शील्डिंग इफेक्ट भी इसको इफेक्ट करेगा, IE रेसिप्रोकल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको कल समझा दिया था, ठीक है, कि बच्चों शील्डिंग इफेक्ट से साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? वो IE डिक्रीज होगी। समझ गए? अब देखो IE के कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है कि बच्चों इससे मेटल की रिएक्टिविटी को शो करती है, ठीक है। मेटल्स रिएक्टिव हैं तो किसके कारण? उनकी IE के कारण। IE जितनी लो होगी रिएक्टिविटी उतनी ही फास्ट होगी। क्लियर हो गया? दूसरा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बच्चों दो एडजेसेंट IE हैं, ठीक है, किसी एटम के लिए, जैसे सोडियम के लिए देख लेते हैं, IE फर्स्ट और IE सेकेंड, ये दो एडजेसेंट हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मोर देन 16, इससे ज्यादा है तो बच्चों लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। जैसे देखो Na+ और Na2+ दो हैं, इन दोनों का डिफरेंस 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दोनों के IE का अंतर कितना है? 22.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है, कंपेरेटिवली Na2+, ठीक है। अगर दोनों का डिफरेंस
16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतनी उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती चली जाएगी। समझ गए। दूसरा केस, अगर दो एडजेसेंट IE फर्स्ट और IE सेकंड का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का होता है, और जितना कम होता जाएगा उतना ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर स्टेबल, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। फॉर एग्जांपल Mg प्लस और Mg2 प्लस में दोनों के IE सेकेंड माइनस IE फर्स्ट का डिफरेंस 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो Mg2 प्लस इज मोर स्टेबल कंपेरेटिवली Mg प्लस। ठीक है, ये बच्चों IE की वैल्यू से ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है। एल्कोहल, एल्कोहल, ये बच्चों आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट हो गई है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। प्लीज मैं एक बार पूरे को रिपीट कर देता हूँ कि बच्चों आउटर मोस्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप साइज जितना स्मॉल होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी हाई होती चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरेटिवली हाई होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं साइज स्मॉल होता चला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो वो मेरे व्हाट्सएप पे आप डाल दें, इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर 12th क्लास। ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर्स और इसके जो यूजेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेटल्स के लिए होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिनोट करती है। क्लियर हो गया बच्चों? ये अच्छे से इसको पढ़ना, होमवर्क करना, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।